अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल सब खैरियत से हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के जो हमारे लास्ट क्वेश्चन रह गए थे उनको सोल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.3 वाली जो हमारी थी, इसमें क्या था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। सिर्फ हमने फोकस किस बात पे करना है, जो स्टेटमेंट है हमारी उसको थोड़ी सी तवज्जो से हमने रीड करना है तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसा कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करने से पहले जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। द वेदर इन लाहौर यूजली वार्म। वार्म का मतलब बच्चों क्या होता है, गर्म है। लाहौर का मौसम गर्म है ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, यानी कि अभी जो पिछला साल ही गुजरा है उस साल के दौरान गर्मियों में मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था रूटीन के लिहाज से। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड द टेम्परेचर इज़ एट 48 सेल्सियस। टीवी न्यूज़ पे हमें पता चला है कि लाहौर का जो वेदर था 48 सेल्सियस 2024 में था। ये हमें दिया गया है 2024 में 48 था। अब हमने करना क्या है, बाय यूजिंग द फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर एट फारेनहाइट, यानी कि हमें ये एक मेजरिंग टूल है सेल्सियस। हमने सेल्सियस स्केल में किया है फाइंड आउट, तो हमने इसमें चेंज करना है, कन्वर्जन करनी है फारेनहाइट में। यानी कि हम एक शॉप में चीज़ लेने गए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 1000 ग्राम आपने चीनी बाई की है, तो एक और कस्टमर है वो कहेगा 1 किलो 1 kg। अगर हम 1 kg लिखें या ग्राम लिखें, ये दो टेम्परेचर के मेजरिंग टूल है मटेरियल के, ये ग्राम में है ये किलोग्राम में है। सेम इसी तरह सेल्सियस और फारेनहाइट सिर्फ कन्वर्जन है, बाकी स्केल ये हमारे पास है एक मीटर जिसको हम कहते हैं। इस मीटर में हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये है हमारे पास सेल्सियस स्केल और ये है हमारे पास फारेनहाइट स्केल्स। सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में हमने देखना है इसका जो लोअर पॉइंट है फारेनहाइट का, ये है 32 और सेल्सियस का लोअर पॉइंट है 0 सेल्सियस। ये 32 फारेनहाइट है, ये 0 फारेनहाइट, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके दरमियान ये जो पॉइंट्स हैं 100 दर्जे तकसीम किया गया। कितने दर्जे, 100 पार्ट्स में। सेम इसी तरह अगर हम फारेनहाइट में जाएं, इसका लोअर पॉइंट था 332 और अपर पॉइंट है 212 फारेनहाइट। तो इसके दरमियान ये जो पॉइंट होंगे ये इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ गया, 180 फारेनहाइट। तो 180 पार्ट्स होंगे, यानी कि ये छोटा ब्रीक वाला है हमारे पास फारेनहाइट, ये थोड़े से मोटे पार्ट वाले कौन से होंगे, सेल्सियस स्केल में। इस तरह इसमें हमें गिवन मेयर्स है, इसके 100 पार्ट 180 के इक्वल आएंगे, यानी कि इधर से लेके इधर तक दोनों की लेंथ बराबर होगी, मेयर टेम्परेचर बराबर होगा, तो हम कहेंगे 100 इज इक्वल टू 180। इसको हमने आपस में कंपैरिजन करके ये एक फार्मूला ड्राइव कर लिया है, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करके हमने फारेनहाइट में चेंज करना है। तो बच्चों इधर आप लिखें गिवन हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर है 48 सेल्सियस। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट वैल्यू कर दो आप, पुट वैल्यूज़ इन इस फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू 9/5। इस C की जगह पे हमने 48 पुट करना है, 48 कर दिया, फिर प्लस 32। तो बच्चों अब हमारी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, तो ये क्वेश्चन हमारा सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज आ जाएगा। 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बच्चों रिजल्ट आ जाएगा 2, फिर हमारे पास 7 43 और 5 प्लस 32। अभी इनका बच्चों हमने लेना है एलसीएम के लिए हम नीचे वाला पार्ट लेंगे 5 एज इट इज़। 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आ गया, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम एज इट इज़ आ गया, इसको 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया हमारे पास। 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इन
को हमने क्या करना है, ऐड। 0 और 2 को हमने ऐड किया, 2 आ गया। फिर 6 और 3 को ऐड किया, 9 आ गया। 4 और 5 को ऐड किया, 5/2। जब बच्चों हमने इनको डिवाइड किया 5 से, तो रिजल्ट क्या आया, 5 एकम 5, नीचे 1 बच गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, हम इधर 4 बच गया। 8 5 42, तो हमारे पास क्या रिजल्ट, 4.24, 180.4 डिग्री। ये किसके इक्वल है, 48। अगर सेल्सियस यहाँ से हम चले 0 से, यहाँ पे अगर 48 सेल्सियस हो हमारे पास, तो इसके सेम इज इक्वल टू, ये कौन से होंगे, 118.4 सेल्सियस। यही बच्चों हमारा रिजल्ट था। हमने कन्वर्जन कर लिया एक स्केल से दूसरे स्केल्स की तरफ। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी फिर हमने स्टेटमेंट थोड़ा गौर से पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। हमें पहले क्या गिवन है, एजेस ऑफ फादर एंड सन। हमने सपोज कर लिया फादर है और सन है। लेट्स सपोज, इधर आप लिखे लेट्स, हमारे पास फादर को आप कह लें एफ इज इक्वल टू फादर एंड एस इज इक्वल टू सन। हमने फादर को एफ का नेम दे लिया, सन को एस का नेम दे लिया, क्योंकि हम इन्हें इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे। अब दोबारा पढ़े स्टेटमेंट, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। इधर आप लिखे सम ऑफ एजेस फादर एंड सन एफ प्लस एस इज इक्वल टू 72। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, जो कि हमने पहली बार पढ़ ली। बाप की और बेटे की एज कितनी है, 72। इधर हम ग्राफिकली भी देखेंगे बच्चों। कैसे देखेंगे, ऐसे, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, ये ऐसे, ये ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे फादर, ये आप पहले फादर वाला लगा ले, दूसरे क्या है, सन वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे फादर की एज थी 0। यहाँ पे इस स्टेज पे आके सन की एज 0 थी, यानी चाइल्ड बर्थ सन की होगी। फिर इस स्टेज पे इसको और इसको हमने जमा किया, ऐड किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 72। ये हमने इतना पढ़ ली स्टेटमेंट। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 6 years अगो, यानी 6 साल पहले, यहां से आपने पीछे आ जाना है 6 ईयर, 6 साल बाद। इस पॉइंट पे कह दिया गया 6 years अगो फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि जो बाप की उम्र है बच्चे की उम्र से डबल थी। यानी इस पॉइंट पे हमारा मेन फोकस किस पॉइंट पे है बच्चों, ये वाला पॉइंट। बाप की एज क्या थी, डबल। इसको स्टेटमेंट लिखें, 6 years अगो, 6 साल, यानी इसमें से हम 6 माइनस करेंगे, एफ में से 6 माइनस, एफ में से 6 माइनस। यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप लिखे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ माइनस 6 इज इक्वल टू फादर की एज थी हमारे पास। तो दूसरी एस माइनस 6 हमारे पास क्या थी, सन की एज थी। यहाँ पे आप लिख ले 6 year अगो, 6 साल पहले बाप की एज ये थी, बच्चे की एज ये थी। इसके बाद क्या है, 6 years अगो फादर्स एज वाज 2 टाइम। जो बाप की एज थी बच्चे की एज के फादर्स एज वाज 2 टाइम्स है, यानी कि बच्चे की एज को हमने यहाँ पे फिर लिखे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, फादर की एज 6 साल पहले ये वाली थी, ये किसके इक्वली 2 टाइम, यानी कि 2 दफा अगर हम सन की एज ले लें -6, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 20 एज थी बच्चे की, तो फादर की कितनी होगी, 40 होगी। 20 को 40 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बाप की निकल आएगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई है बच्चों, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व करके हम एफ और एस फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, एफ और एस। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो। अब हमारा मेन फोकस किस पे है,
जस्ट हमने एस फाइंड आउट करना है, ये वाला एस फाइंड आउट करना है, सिर्फ हमारा मेन फोकस इसी पे है। एफ हमें पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, व्हाट वाज द सन्स एज, सिर्फ सन्स की ही एज फाइंड आउट करनी है। तो चले अब हम करते हैं, इसको हम सोल्व करें थोड़ा सा स्टेटमेंट को। इसको हम लिखेंगे एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 2s नेगेटिव 12। अब इस स्टेटमेंट को हम रीअरेंज करेंगे, इधर लिखें एफ -6, -6 उस साइड पे जाएगा, +6 हो जाएगा, यहाँ पे -12 +6 आ गया। अब ये 2s है, इधर आके -2s आ जाएगा, -2s आ गया हमारे पास। तो इसको हमने नेगेटिव्स को खत्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -f +2s इज इक्वल टू +6 आ गया। अब ये तो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई एस पे एक्स। अब फर्स्ट फॉर्म क्या थी, ये वाली आप इधर लिखें, f प्लस s इज इक्वल टू 72। अब बच्चों हमने देखना है क्या निकालना, फाइंड क्या करना है, सन में से हमने हमारा फोकस एस पे है, एस पे। इन दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करो बच्चों, ऐड करोगे एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3s आ गए, 3s इज इक्वल टू, ये इन दोनों को 70 और 6 में ऐड करेंगे, 70 बच्चों 8 हो गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 78/3 विच इज इक्वल टू 26 आ गया हमारा। तो इस पॉइंट पे बच्चों, ये वाले पॉइंट पे सन की एज कितनी थी, 26 है। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, 6 साल पीछे जाके क्या एज होगी, इसमें से -6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। यहाँ पे ये भी हमने लिखा था 6 ईयर्स अगो, इस पॉइंट पे s -6 इज इक्वल टू सन्स एज, सन्स एज की, सन्स एज 6 ईयर्स अगो। यहाँ पे हम लिख लें एस के हमारे पास आ गया 26, -6 इज इक्वल टू हमारा पास आंसर आ जाएगा, कितना आया बच्चों, 20। यही थी हमारी एज 6 साल पहले। बच्चों स्टेटमेंट भी रीड करनी है और इस ग्राफ से भी आपने समझना है कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करेंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, मारिया सेल्स अ टाई फॉर, इस प्राइस पे उसने एक, एक्चुअली इसमें सेल्स नहीं होना चाहिए, इसमें था, ये सेल्स का मतलब है कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कितनी आई है किसी चीज को खरीदने के लिए, यानी कि एक खिलौना उसने इतने 1250 में खरीदा है, व्हाट विल बी द सेलिंग, सेल्स में हमने इसमें बेचना है, बेचना यानी कि खरीदा कितने का है 1250 का, बेचना कितने का होगा, बेचना कितने का होगा, टू बी गेट अ 15% प्रॉफिट, यानी कि 15% प्रॉफिट करना है। तो हम इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए होता है, मारिया कॉस्ट ऑफ, यानी कि टाई की कितनी कीमत है 1250। ये 1250 हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हमने क्या करना है 15% प्रॉफिट ऐड करना है, इधर लिखे प्लस 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करना है, ये हमने कर लिया, प्रॉफिट ऐड करना है। 15% प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये आप देखें, इसको हमने 50% प्रॉफिट ऑफ किस वैल्यू पे करना है, इस पे 1250। तो इसको बच्चों हम सिंप्लीफाइड करेंगे, ये 1250 हमारी एक्चुअल प्राइस है, फिर 15% को 15 हम एज इट इज लिखेंगे, जिधर बच्चों परसेंटेज साइन हो तो उधर हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इस सैंपल की वैल्यू ही 1/100 है, इस तो लिखो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, 1/100। प्रॉफिट ऑफ का मतलब होता है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी चीज को, मल्टीप्लाई किसका कर रहा है, इससे 1250 से, 1250 से हमने मल्टीप्लाई करें। अब एक बात ध्यान में रखें, हमारे पास एक ये फैक्टर है और दूसरा हमारे पास ये फैक्टर है, ये है हमारे पास कीमत खरीद, ये है हमारे पास प्रॉफिट। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा प्रॉफिट, ये हमने कैंसिल कर दिया, फिर 5 से डिवाइड करें
ये 3 आ गया, फिर 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 से किसी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको आपस में 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों? 250 जमा 228। ये जो 228 है, ये हमारे पास बच्चों क्या है? प्रॉफिट। अगर हम इतना प्रॉफिट लें तो हमारी एक्चुअल कीमत ये है, तो हमारी बे की कीमत फरोख्त क्या होगी? 1748 RS। बच्चों अब आपको क्वेश्चन की समझ आई है कि पूछा क्या गया है? कह रहे हैं कि 1250 का हमने खरीद लिया है, 15% प्रॉफिट लेंगे। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या? 228 हमने मुनाफा लेना है, तो 1748 टोटल कीमत आ जाएगी। अगर इस कीमत पे बेचेंगे तो हमारे पास 15% प्रॉफिट आएगा 228। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने करना क्या है? हमें गिवन है एक स्टेटमेंट, द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज। हमारे पास एक एनुअल इनकम है जिसको हम लिखेंगे एनुअल इनकम। कितनी टोटल इनकम हमारे पास? 9,60,000 RS। ये हमारे पास है एनुअल इनकम। फिर हमें क्या कहा गया है? वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड का बच्चों मतलब क्या होता है? इस्तिस्ना, यानी कि हमारे छूट वाली रकम, यानी कि ऐसी रकम जिस पे हमारे टैक्स लागू नहीं होता। अमाउंट RS। एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होगी हमारे पास? एग्जम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 1,30,000, यानी जो 1,30,000 है, ये हमारे पास कौन सी रकम हो गई? ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, टैक्स फ्री, यानी ऐसी रकम जिस पे हमने टैक्स लागू नहीं होगा। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट। हमने टैक्स पे करना है, टोटल टैक्स निकालना है। टैक्स हमने कितना निकालना है? एट द रेट ऑफ 0.75%। तो बच्चों हमारे टैक्स किस पे लागू होगा? इस रकम पे टैक्स लागू होगा, मगर इसमें कहा गया है जो इतनी रकम है इस पे टैक्स लागू नहीं होगा, ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है। तो हम टैक्स कैसे निकालेंगे? कितने परसेंट टैक्स? 0.75% टैक्स है। ऑफ किस पे है? रकम पे। ये वाली रकम हमारे पास, इसको आप लिखे 960,000 नेगेटिव साइन 130। चलो, इनको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास रिमेनिंग बच्चों क्या बच गया? ये हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिफर हमारे पास ऐसे ही आ गए, 4 सिफर। फिर 6 से 13 निकाला तो हमारे पास 30 ही बच गया। तो 9 में से 8, ये हमारे पास 88,30,000 हमारे पास ये बच गया। अब इसमें से हमने इतने परसेंट टैक्स देना है कि यानी कि जो टैक्स फ्री वाली अमाउंट थी, ये वाली अमाउंट, इस पे हमारे पास टैक्स लागू नहीं होगा, तो हमने ये इसमें से कैंसिल कर दी। तो बकाया अमाउंट पे हम लिखेंगे 0.75। प्रीवियसली आपको बताया परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100। तो इधर लिखो मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो टैक्स फ्री अमाउंट है हमारे पास, जिस पे टैक्स लगाना है 8,30,000। तो बच्चों ये 2 सिफर हमने इस 2 सिफर से कैंसिल कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 हमारे पास आ गया। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 6,225 RS। यानी कि अब हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि 9,60,000 पे हमारे पास एनुअल इनकम है, 1,30,000 पे हमने टैक्स नहीं देना, बाकी जो बच गई 8,30,000, इस पे हमने टैक्स कितना देंगे? 6225 रुपये। ये हमारे पास टैक्स जो होगा लागू होगा। तो बच्चों ये भी हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का क्या मतलब होता है? हमने बैंक से, फर्ज करो आपने कर्जा ले लिया किसी बैंक से, उस बैंक में आपने कर्जा लिया है 10 साल के लिए, तो आपको पहले साल आपने इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे पास? 14%, यानी कि 1 साल के बाद आपको 14%
आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ पे इंक्रीज़ कर देगा। यानी कि आपने इस साल 10 लाख रुपए लिया है, आपने 14% कंपाउंड मार्कअप पे लिया है। 1,40,000 रुपये आपने पहले साल देने हैं, दूसरे साल जो बकाया रकम बच गई है 14% इस साल का इंक्रीज़ होगा और अगले साल का भी 14%, यानी कि फिर 28% देंगे हम फॉर नेक्स्ट ईयर। इसी तरह चलते 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 कंपाउंड तो हमारा जो मार्कअप है वो कम्युलेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कहा गया है फॉर 1 ईयर। ये जो हमें 1 ईयर के कब बताया गया है, ये हमारे क्वेश्चन को सिंपल करता है। यानी कि हमने सिंपल ही एक साल का निकालना है। पहले साल पे कितना परसेंट होगा, 14%। तो इधर लिखो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या होगा, 14% ऑफ 3,75,000। 3,75,000 का 14% होगा, जिसको सिंप्लीफाइड करें। परसेंटेज का मतलब बच्चों क्या होता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 1/100 होता है। जिधर परसेंटेज लिखे हो तो इसको हमने चेंज कर लिया 1/100 पे, फिर ऑफ को हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल आया। ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3,750। तो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, 52500 RS 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 RS। तो बच्चों जो पहले साल हमारे पास निकला है रेस्ट इंटरेस्ट रेट, तो कितना होगा, कंपाउंड मार्क कितना होगा, 52,500 रुपये हमने अदा करने हैं। तो इसका थोड़ा सा हम ओपन करके देखें, ये हमारी है 52,500 रुपये हमने एक साल में इसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है। दूसरे साल में भी फिर हमने 52,500 एक्स्ट्रा देनी है। इसके अलावा तीसरे साल में फिर 2 साल की अमाउंट के अलावा फिर इतनी ही एक्स्ट्रा देनी होती है। तो इसके लिए जो एक्चुअल फार्मूला होता है, जो कि कंपाउंड मार्कअप या प्रिंसिपल मार्कअप का होता है, वो वैसे मैं इधर आपको लिख देता हूँ, आप उसको एक नज़र देख लें कि हमने 5 साल का निकाला है, 6 साल का निकालना है, वो किस फार्मूला से निकलेगा। मगर उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी कैलकुलेशन की ज़रूरत है। जी बच्चों, ये वाला फार्मूला है जिससे हम निकालते हैं, यानी कि 3 साल का निकालना है, 4 का निकालना है, तो हम सारे वैल्यू को इकट्ठा करके बता देगा। वो कैसे, इस ए का मतलब होता है कम्युलेटिव, हमारे पास वैल्यू होती है कम्युलेटेड। पी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू पी है, इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू का नेम देना है। फिर नेगेटिव आर, ये रेट हमारे पास कितने परसेंट होना चाहिए, मैंने 14% लगा दिया। एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और टी हमारे पास एक साल में कितनी दफ़ा इंक्रीज होगा। ये एनुअली था हमारे पास, अगर मंथली होता तो हम इधर 12 दफ़ा लगाते तो हमारे पास ये इस फार्मूले से निकल आना था। तो उम्मीद है बच्चों इस एक्सरसाइज 1.3 की आपको कम्प्रीहेंसिवली समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ और फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू की तरफ। तो जल्दी से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह बच्चों।